एस्पिरेंट्स डियर एस्पिरेंट्स एनसीईआरटी के इस सीरीज़ में आज हम ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 को कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमें आज चैप्टर 1 से लेने हैं। तो मैंने ऑलरेडी इसे अलग से नोट डाउन कर रखा है। हम समझेंगे व्हाट इज़ फुल मून, न्यू मून जिसे हम अमावस्या बोलते हैं और फुल मून को हम पूर्णिमा बोलते हैं। सेलेस्टियल बॉडी यानी कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं, स्टार के बारे में, प्लानट के बारे में, कॉन्स्टलेशन यानी नक्षत्र के बारे में, पोल स्टार ध्रुवीय तारे के बारे में, सोलर सिस्टम क्या है जिसमें कि सन, अर्थ, मून, एस्ट्रॉयड, मेटेरॉइड्स, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ये सब मतलब सोलर सिस्टम के जो पार्ट हैं और जो बाकी जो पार्ट हैं उन सबको हम देखेंगे अलग से। सैटेलाइट्स वगैरह क्या है इनके बारे में भी देखेंगे। और थोड़ा लास्ट में कुछ चीज़ें मुझे जो अलग से ऐड करने का मुझे लगा कि इस चैप्टर में अलग से उसको बताया जाना चाहिए। मीटेरॉइड्स, मीटियोर एंड मीटेराइट्स, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो ये चूँकि इस चैप्टर में दिया नहीं है लेकिन हम इसे अलग से देख लेंगे। और एनसीईआरटी के बारे में सभी जानते हैं कि बिल्कुल ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि कई बार क्वेश्चन बिल्कुल लाइन टू लाइन आ जाते हैं यहाँ से, और इस वजह से जो है ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए बात करते हैं कि हमें क्या क्या इन चीज़ों में से कवर करना है। तो हमारा क्लास 6 का ये एनसीईआरटी है। अच्छा, एनसीईआरटी के बारे में खास बात और भी है कि एनसीईआरटी की शुरुआत में कुछ अलग से हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उस इन्फॉर्मेशन को हमें कलेक्ट कर लेना चाहिए। नॉर्मली हम उसको ध्यान नहीं देते हैं बट वो इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम्स में कभी कभी हेल्प भी कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्लास 6 की आपकी एनसीईआरटी, ओके, तो इसमें आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है वो दिया हुआ है। तो अब आप जानते हैं कि प्रेम्बल से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, और कई बार तो क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं सिर्फ इस बिना पर कि आपने प्रेम्बल याद कर रखा है। जैसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सा वर्ड, 4-5 वर्ड दे देंगे और कहेंगे कौन सा वर्ड जो है आपके प्रेम्बल में नहीं है। तो अगर आपको प्रेम्बल याद है तो आप आसानी से बता पाएंगे। एंड कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से वर्ड पहले हैं, कौन से वर्ड बाद में है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप आंसर कर पाएंगे अगर आपको प्रेम्बल याद हो। तो 1 मिनट का टाइम लगता है जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करें, प्रेम्बल को एक बार जरूर रिकॉल कर लें। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। क्या सिक्योर करना है? जस्टिस। किस तरह का जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। एंड लिबर्टी देना है किस तरह का? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। एंड इक्वलिटी देना है किस तरह का? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल, क्या प्रमोट करना है? फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा। assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. बस 1 मिनट लगा आपको याद करने में और इससे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, नाउ अब आइए बात करते हैं आगे। एक और मुझे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दिखी थी जो मुझे लगा कि आप सभी को याद कर लेना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से भी बनते हैं। हम आज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, इस चैप्टर को हम देखेंगे आज। तो आइए बताता हूँ मैं आपको कि कौन सी चीज़ जो आपको याद करनी चाहिए। जी हाँ, यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे लिखा है आवर नेशनल एंथम कंपोज्ड ओरिजिनली इन बांग्ला बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में हमारा जो राष्ट्रीय गान है उसको इन्होंने क्या किया था? कंपोज किया था। एंड वॉज अडॉप्टेड इन हिंदी वर्जन बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950। तो हमारा जो नेशनल एंथम है उसे 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, यानी संवैधानिक जो हमारी समिति बनी थी उस समय उसके द्वारा ये अडॉप्ट किया गया था। तो यहाँ पे आप सभी से मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि 24 नवंबर 1950 को और कौन कौन सी चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट करी थी। इस चीज़ के बारे में आप बताएं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। तो ये 2 चीज़ें जो मुझे ज्योग्राफी के अलावा इंपॉर्टेंट लगी उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ली। अब आप बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 की। तो द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, देखिए एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट होते हैं कि कई बार क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल लाइन टू लाइन उठा करके दे दिए जाते हैं। तो मेरा यहाँ पे प्रयास ये होगा कि कोई भी फालतू लाइन ना पढ़े हम यहाँ पे, और कोई भी अच्छी लाइन हम छोड़े ना, मिस ना करें। तो एनसीईआरटी की इस लेक्चर को पढ़ने के बाद, क्लास 6 का जो चैप्टर 1 है पढ़ने के बाद, आपको कभी भी आपको एनसीईआरटी उठाने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। इसे हम इतने अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो बचपन में जो जो चीज़ें हम सोचते थे, जैसे जब रात में हम सोते थे तो हमें आकाश में तारे दिखाई देते थे,
चंद्रमा दिखता था तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। हमें लगता था कोई है वैसे टांग दिया है कोई जा करके वहाँ पे, वहाँ से वो चमक रहे हैं जैसे बल्ब चमकता है। लेकिन जब बड़े हम होते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, वो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। सेलेस्टियल बॉडी मीन्स खगोलीय पिंड, यानी कि जैसा एक अर्थ है ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी के तौर पे जाना जाता है, वैसे ही हमारा जो ब्रह्मांड, हमारा जो यूनिवर्स है, इसमें भी ढेर सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। और कुछ चमक रहे हैं क्योंकि उनके पास खुद का अपना हीट है, खुद का अपना लाइट है, और वो हमें चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो हमसे बहुत दूर है, इस वजह से थोड़ा सा कम चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर वो हमारे ज़्यादा पास होते तो जितना मून हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, शायद उससे भी ज़्यादा वो चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं। ये सब चीज़ें हमें बाद में पता चली, तो उसके बारे में बात हमें करने की आवश्यकता नहीं, ये तो बहुत ही बेसिक बातें थी। अब बात करते हैं फुल मून क्या होता है। देखिए, फुल मून वो होता है जब चंद्रमा एक बार ना पूरा दिखता है, बिल्कुल एकदम बड़ा सा दिखाई देता है आपको, और ये महीने में एक बार होता ही है। तो वंस इन अ मंथ ये आपको मिलता है चंद्रमा पूरा, जिसे हम बोलते हैं पूर्णिमा। पूरा मतलब पूर्णिमा, ओके। तो यहाँ पे हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है महीने में एक बार, तो इसे हम कहते हैं पूर्णिमा, यानी कि फुल मून नाइट, ओके। एंड ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम, मतलब एक महीने में एक बार ही होता है। कई बार ऐसा मतलब स्थिति बनती है कि 2 बार भी होता है, उसके बारे में भी हम चर्चा बाद में कर लेंगे। और दूसरा जो होता है न्यू मून होता है। न्यू मून यानी कि अमावस्या, एक ऐसी रात्रि जब चंद्रमा बिल्कुल क्या होता है, बच्चा होता है, गायब हो जाता है एकदम, तो उसे हम कहते हैं अमावस्या की रात्रि, ओके। एंड ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ क्लियर नाइट। अगर अमावस्या के दिन अगर आसमान साफ है तो आप आसमान को पूरी साफ तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि उस समय चंद्रमा होता नहीं है। तो चंद्रमा ना होने की वजह से जो एक उजाला होता है स्काई में वो नहीं होता है, बिल्कुल अंधेरा होता है, तो आप आकाश में दूर तक देख पाते हैं अपनी नंगी आंखों से। तो ये सबसे अच्छा टाइम होता है आकाश में कुछ भी देखने का, ओके। सो अब बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, यानी कि जो खगोलीय पिंड होते हैं वो क्या होते हैं। तो अब देखते हैं, देखिए जो सन होता है, जो मून होता है, और इसी प्रकार से और ढेर सारे जो आपके आकाशीय पिंड होते हैं जो हमें रात में दिखाई देते हैं चमकते हुए, वो सारे ही क्या होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं, ओके। अब देखिए जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के बारे में आप सभी को पता ही है। तो सोलर सिस्टम की बात अगर करें तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, सन है, क्योंकि सन ही क्या है, सोलर सिस्टम में जो भी लाइट मिलता है, जो भी हीट मिलता है, उसका एक क्या सोर्स है। तो सन एक स्टार भी है, इसे भी आप जानते होंगे। तो स्टार क्या होता है, स्टार के बारे में समझ लेते हैं। तो स्टार एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी होता है कि उनके पास खुद का क्या होता है, वो खुद का उनके पास हीट होता है और खुद का उनके पास लाइट होता है, जो कि वो लगातार एमिट करते रहते हैं। तो अगर स्टार्स की बात करें तो सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट एंड दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, उन गैसेस से बने होते हैं। एंड दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। और सन भी क्या हमारा एक स्टार है। तो स्टार के बारे में हमने जान लिया कि इनके पास खुद की हीट और खुद का लाइट होता है, ओके। एंड ये चीज़ हमने देख ली यहाँ पे। अब हम बात करते हैं आगे, कॉन्स्टलेशन क्या होता है, यानी नक्षत्र क्या होते हैं। तो कॉन्स्टलेशन के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये एक प्रकार के ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं। ढेर सारे स्टार्स एक जगह पे होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन। और इनमें जो सबसे पॉपुलर है वो है अर्सा मेजर, ओके। अर्सा मेजर जिसे हम कि बिग बियर भी कहते हैं। एंड ये एक प्रकार का कॉन्स्टलेशन है। और ये क्या करते हैं कि ढेर सारे स्टार्स होते हैं, उनको ले करके ये क्या करते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं। उन पैटर्न को ही हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन, और कोई बहुत खास बात इसमें नहीं जानने की। और इसी का एक भाग है वो सप्तऋषि, इसे बोलते हैं सप्तऋषि मंडल भी बोलते हैं इसे, जिसे हम आपका सप्तऋषि मंडल बोलते हैं। और ये जो है इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके माध्यम से, सप्तऋषि मंडल के माध्यम से ही आप जो एक नॉर्थ पोल है, जो नॉर्थ स्टार है, जिसे हम उत्तरी उत्तरी तारा भी कहते हैं, इसको आप लोकेट कर सकते हैं। जैसे देखिए सप्तऋषि मंडल में कितने तारे होते हैं, 7, ओके। तो 7 तारों में जो 2 तारे जो एक सीध में बिल्कुल हैं, इन तारों को अगर आप मिलाएंगे तो आपको जो तारा दूर दिखाई देगा जो कि एकदम चमकता हुआ रहेगा, उसे हम कहते हैं नॉर्थ स्टार, यानी उत्तरी ध्रुव, उत्तरी तारा, ओके। एंड इसी इसी तारे को जो है हम सप्तऋषि मंडल से क्या करते हैं, लोकेट कर पाते हैं। तो ये इसका एक खास बात है। अब इसका और भी क्या फ़ायदा है, जैसे पहले के समय में जब हमारे पास ये ढेर सारे गैजेट्स नहीं होते थे, हमारे पास जो दिशा ज्ञान करने वाले यंत्र होते हैं थे वो अभी पहले नहीं थे। तो उस समय जो लोग हमारे होते थे, एनिशिएंट पीपल जो होते थे, वो क्या करते थे, इनकी मदद लेते थे। इनकी मदद यानी कि जो ये आपके कॉन्स्टलेशंस हैं, तो इनकी मदद लेते थे और ये इसके माध्यम से अपने डायरेक्शंस को क्या करते थे,
लोकेट करते थे। जैसे जो पोल स्टार है, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ स्टार, जिसे हम कहते हैं द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। तो जो नॉर्थ स्टार, इसे हम पोल स्टार भी कहते हैं, उत्तरी तारा भी कहते हैं। तो ये जो तारा है, इस तारे के माध्यम से वो अपने डायरेक्शन को इंडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो तारा है ये हमेशा एक ही दिशा में रहता है। तो जब कोई चीज़ आपके रिस्पेक्ट में बिल्कुल स्थिर होती है तो उसके रिस्पेक्ट में आप किसी और चीज़ को लोकेट कर पाते हैं, ये आपके लिए आसान हो जाता है। तो इस तारे के माध्यम से जो पहले के लोग थे वो क्या करते थे, अपने डायरेक्शंस को लोकेट करते थे। जब आप इस तरह से खड़े होंगे कि आप वेस्ट जो आपके पीछे होगा, ईस्ट जो है आपका राइट हैंड साइड होगा, और आप नॉर्थ फेस कर रहे होंगे आप, ठीक है ना। वेस्ट जो आपके लेफ्ट हैंड साइड, ईस्ट जो आपके राइट हैंड साइड, और आप नॉर्थ फेस कर रहे होंगे। उस समय आप दो पॉइंटर स्टार्स को मिलाएंगे अगर रात में, ये आप कर सकते हैं अमावस्या के टाइम में। अमावस्या के टाइम पे आप इसको प्रैक्टिकल करिएगा तो आपको दिखेगा कि जब जैसे ही आप दो स्टार को मिलाते हैं ना, तो आपको एक स्टार मिलेगा जो बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा होगा। वही स्टार क्या होगा, नॉर्थ स्टार होगा। ओके, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो कि कॉन्स्टलेशन क्या होता है, पोल स्टार क्या होते हैं। अब बात करते हैं प्लैनेट क्या होता है। तो जैसे आपने देखा कि एक जो स्टार होता है उसके पास खुद की हीट, खुद की एनर्जी होती है, तो वो क्या कहलाता है, स्टार कहलाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिनके पास खुद का हीट नहीं होता है और खुद का लाइट भी नहीं होता है, और वो जो होते हैं वो लाइट वो लिट अप होते हैं किसके द्वारा, जो उनका सन होता है, सन यानी कि जो उनका स्टार होता है, वो उस स्टार के माध्यम से क्या होते हैं, चमकते हैं। तो ऐसे ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ को क्या कहते हैं, प्लैनेट। जैसे कि अर्थ, अर्थ के पास स्वयं का तो कोई हीट है नहीं, स्वयं का कोई एनर्जी, कोई लाइट तो है नहीं, तो अर्थ क्या होता है, ये सन के वजह से जो है ये चमकता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, प्लैनेट है। तो प्लैनेट के पास स्वयं का आपका एनर्जी और हीट नहीं होता है। ओके, और ये क्या करते हैं, ये सन का, जो सोलर सिस्टम में जो सन है उसका ये चक्कर लगाते हैं। लेकिन कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसे भी हैं जो प्लैनेट, यानी कि एक अर्थ जो क्या एक प्लैनेट है, जो प्लैनेट का भी चक्कर लगाते हैं, तो वो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं सैटेलाइट। जैसे हमारे यहाँ चंद्रमा, चंद्रमा क्या एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। ये अर्थ का चक्कर लगाता है, और अर्थ किसका चक्कर लगाता है, सन का। फर्ज करिए ये है सन, ठीक है, और आपका ये हो गया अर्थ। तो अर्थ क्या करेगा, सन का चक्कर लगाएगा, और ये अर्थ कहलाएगा एक प्लैनेट, और सन जो कहलाएगा वो एक स्टार है। और मून जो है वो क्या करेगा, ये मून चक्कर लगाएगा अर्थ का, तो मून कहलाएगा अर्थ का सैटेलाइट। ओके, नेचुरल सैटेलाइट। ऐसे आजकल साइंटिस्ट जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी बनाते हैं जो जो अर्थ का चक्कर लगाता है, लेकिन जो मून है वो क्या है, नेचुरल सैटेलाइट्स है। तो इस प्रकार से ये जुड़े हुए हैं तीनों एक दूसरे से। तो ये हमने देख लिया। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हमें जान लेना चाहिए, जो कि नॉर्मली आप में से बहुत से लोग मिस किए होंगे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो शनि है, जो सैटर्न है, उसके चारों तरफ एक क्या रिंग है, हमें पता है। ये शनि है आपका, और ये शनि का पूरा हिस्सा मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए, और इसके चारों तरफ एक रिंग जैसी आकृति है, मतलब ढेर सारे आपको देखेंगे कि खगोलीय पिंड यहाँ पे इसके चारों तरफ हैं, हमें रिंग जैसा दिखाई देता है। लेकिन ये सिर्फ शनि के साथ ही नहीं है, ये जुपिटर के साथ भी है, और ये यूरेनस के साथ भी है। ये एक नई चीज़ है, आपको याद रखनी है। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, ये तीन, बृहस्पति, शनि और अरुण, इन तीनों के पास भी क्या होते हैं, रिंग्स होते हैं अराउंड देम। इसे आप याद रखेंगे। एंड दीज आर द स्मॉल बेल्ट्स ऑफ डेब्रीज, मतलब डेब्रीज यानी कि जो कूड़े का करकटे होते हैं, कबाड़े होते हैं, जो यूनिवर्स से कबाड़े हैं, वो चार तरफ इकट्ठा हो गए हैं इनके और घूम रहे हैं। तो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के पास भी रिंग होते हैं, इसको आपको याद रखना है। ओके, एंड यू कैन सी देम फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। अगर आपके पास कोई अच्छा सा टेलीस्कोप है तो आप इन डेब्रीज को देख भी सकते हैं। ओके, सो ये हो गया। अब आप बात करते हैं सोलर सिस्टम की बात करते हैं। तो हमारे जो सोलर सिस्टम में आप सभी जानते हैं, इसमें सन है जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है, और 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 9 हुआ करते थे, प्लूटो को निकाल दिया गया। देन सम सैटेलाइट्स आर देयर, और उसके बाद ढेर सारे ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिन्हें हम एस्ट्रॉयड्स, मीटरॉयड्स, इनके नाम से भी जानते हैं। तो इनको भी हम अलग से देख लेंगे। तो अब आइए बात करते हैं आपके सोलर सिस्टम की बात करते हैं। इसमें हर एक जो प्लैनेट है उसकी स्थिति क्या है सन के रिस्पेक्ट में, उसके बारे में देखेंगे, डिस्टेंस के बारे में समझेंगे। थोड़ा सा अगर आप अपने स्क्रीन को बेंड कर देंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो हम बात करते हैं, पहले सन की बात करते हैं। तो देखिए, सन आपका बिल्कुल जो है सेंटर तो नहीं कह सकते हैं, सन कह सकते हैं कि एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि जिसके चारों तरफ जो आपका पूरा एक जो भी
सोलर सिस्टम में जो भी सारे से सेलेस्टियल बॉडी हैं वो सारे क्या करते हैं, उसके इर्द गिर्द ही रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक फार्मूला होता है जिसे कहते हैं माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो ये एक फार्मूला जो कि आगे आपको मिलेगा। इसके माध्यम से हम क्या याद कर सकते हैं कि जो सन है, सन के रिस्पेक्ट में कौन सा प्लानेट पहले है और कौन सा प्लानेट जो है बाद में है। तो माई का मतलब हो गया मरकरी, जिसे हम बोलते हैं बुध। वी का मतलब हो गया वीनस, जिसे हम बोलते हैं शुक्र। फिर अर्थ, फिर मार्स का मतलब हो गया आपका मंगल, देन जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि, यूरेनस यानी अरुण और नेपच्यून मतलब कि वरुण। तो ये दिखाता है कि ये सन से क्या है, नज़दीक सबसे कौन सा है, मरकरी है, और सबसे दूर कौन सा है, नेपच्यून है। तो इसे अगर आपने कोई और तरीके से याद कर रखा हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसे भी याद कर सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट, ये हमें यहाँ पे अगले पेज में मिल जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे जो मरकरी है, मरकरी क्या है कि मरकरी सबसे नज़दीक पड़ता है सन से, ओके। और मरकरी को जो है सन का एक पूरा चक्कर लगाने में 88 डेज लगते हैं, और इसके साथ ही साथ इसे अपने खुद के एक्सिस पे एक बार रोटेट करने में 59 डेज लगते हैं। इसी प्रकार से जो वीनस है, इसका जो डिस्टेंस है वो सन से कितना है, 108 सॉरी एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। जो मरकरी है इसका जो डिस्टेंस है सन से वो है 58 मिलियन किलोमीटर, यानी कि लगभग 5.8 करोड़ किलोमीटर दूरी है इसकी सन से। और जो ये अपने सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन लेता है, 88 डेज लेता है, और ये अपने ही अक्ष पर, अपने ही एक्सिस पर एक पूरा बार घूम जाने के लिए इसको 59 डेज लगते हैं, ओके। वीनस की बात करते हैं तो ये 108 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पे है, और ये सन का एक चक्कर लगाने से 255 डेज लगते हैं, और साथ ही साथ अपने खुद के एक्सिस पे एक बार रोटेट करने में से 243 डेज लगते हैं। इसी प्रकार से अर्थ के बारे में आप सभी जानते हैं कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, और इसे सन का एक चक्कर लगाने में 365 डेज लगते हैं, और अपने एक्सिस पे घूमने में से एक बार 1 डे यानी कि 24 आवर्स लगते हैं। और सन के पास, अर्थ के पास क्या है, इसका एक चंद्रमा भी है, और मरकरी और वीनस के पास, इनके पास चंद्रमा नहीं है। इसे आप ध्यान रखें कि MV जो है ये बिना मून के हैं। देन आते हैं मार्स की बात करते हैं। तो मार्स जो है ये क्या है, ये 228 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से, और ये अपना एक चक्कर सूर्य का 687 डेज में कंप्लीट करता है, और इसका जो एक चक्कर होता है अपने एक्सिस पे एक बार पूरा घूम जाना, वो भी क्या सिमिलर टू अर्थ, यानी कि एक दिन के अंदर, यानी कि 24 आवर्स के अंदर ही ये अपने एक्सिस पे एक बार पूरा घूम जाता है। और इसके पास जो नंबर ऑफ मून्स है वो 2 है, यानी कि अर्थ से एक ज़्यादा। देन उसके बाद जो हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट है, इसे आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बन जाता है एस्ट्रॉयड बेल्ट्स कहाँ मिलते हैं। क्वेश्चन में ऑप्शन दे देगा कि एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है जुपिटर और सैटर्न के बीच में मिलते हैं, तो गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो है एस्ट्रॉयड बेल्ट्स मिलते हैं, ओके। तो इसकी बात करते हैं, अब जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर देखिए 11 ईयर्स लगते हैं इसको पूरा एक चक्कर लगाने में अर्थ सन का, और अपने खुद के एक्सिस पे ये जो है 9 आवर्स में क्या करता है, एक बार रोटेट कर जाता है, और ये सबसे फास्ट है। अगर पूछ दिया जाए कि सबसे तेज़ गति से अपने एक्सिस पे कौन सा प्लानेट घूम जाता है, तो हम कहेंगे वो है जुपिटर। एंड देन आप बात कर रहे हैं सैटर्न की, बात करते हैं। सैटर्न जो है वो 29 ईयर्स लेता है, और अपने एक्सिस पे एक बार घूमने में से 10 आवर्स लगते हैं। इसी प्रकार से यूरेनस जो है ये 84 ईयर्स लेता है, और अपने एक्सिस पे घूमने पे से 17 आवर्स लगते हैं। एंड नेपच्यून भी 164 ईयर्स लेता है, और इसे अपने एक्सिस पे घूमने पर 16 आवर्स लगते हैं। अब इसमें याद करने वाली बातें क्या हैं, देखिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब आप सन से दूर जाएंगे तो जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं, इन सारे प्लैनेट्स में एक बात कॉमन दिखेगी कि सबका जो एक सन का जो एक पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन, एक चक्कर लगाने की जो बात है, वो कंप्लीट करने का जो टाइम है ना वो बढ़ता जाएगा। यानी कि मरकरी जो सबसे नज़दीक है ये सबसे कम समय में सूर्य का एक चक्कर लगा लेगा, और नेपच्यून जो सबसे दूर है ये सबसे ज़्यादा टाइम लेगा सूर्य का एक चक्कर लगाने में। तो ये एक कॉमन बात हो गई। दूसरी बात क्या आपको इसमें से याद रखनी है कि जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है वो कहाँ है, मार्स और जुपिटर के बीच में है। तीसरी बात क्या याद रखनी है, सबसे नज़दीक कौन है, मरकरी है, यानी कि बुध है। चौथी बात याद क्या रखनी है, जुपिटर जो है ये अपने एक्सिस पे सबसे कम समय में एक बार रोटेट हो जाता है, यानी कि 9 आवर्स ही लगते हैं इसको रोटेट होने में। पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपको इसमें याद रखनी है, वो है इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट।
तो जो पहले के 4 हैं सन के नज़दीक, पहले के जो 4 हैं यानी कि एस्ट्रॉयड बेल्ट के पहले वाले, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये चारों क्या हैं, रॉक से बने हुए हैं, सॉलिड हैं ये। तो ये सन के सबसे नज़दीक है, इसलिए इसे बोलते हैं इनर प्लानट। लेकिन एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद वाले जो 4 हैं ये गैस से बने हुए हैं और लिक्विड से बने हुए हैं, तो इनको जो हम कहते हैं आउटर प्लानट। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट के पहले के 4 इनर प्लानट और एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद के 4 आउटर प्लानट। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमें इस वाले चैप्टर से देखनी थी। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, देख लेते हैं। चलिए, ये हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा अलग अलग डिस्टिंक्ट तरीके से हम देख लेते हैं सन क्या है। सन के बारे में हालांकि हमने पहले ही देख लिया, दैट वी ऑफन कॉल इट सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। सन क्या है, सोलर फैमिली का क्या है, बिल्कुल हेड है, हमें पता ही है। ओके, अब बात करते हैं, द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इसे ध्यान रखेंगे, सन क्या है, सेंटर में है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्सेज, ध्यान रखेंगे ये पुलिंग फोर्सेज प्रोवाइड करता है, दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, जो कि सोलर सिस्टम को बांध कर रखने में हेल्प करता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बिकॉज despite being our nearest star, it is far away from us, and the sun is about 150 million किलोमीटर away from the earth। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इतना ज़्यादा हीट और लाइट होने के बावजूद भी हमें वो फील नहीं होता, हमें वो गर्मी हमें फील क्यों नहीं होती है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि ये इतने ज़्यादा ये दूर है हमसे कि उनका वो जो हीट है ना, वो हमारे पास बहुत ही अप्रोप्रिएट मात्रा में आता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं महसूस होती है और बहुत ज़्यादा हमें ठंड भी नहीं लगती है। और अर्थ का आप जानते हैं कि अर्थ का जो डिस्टेंस सन से वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। देन वी टॉक अबाउट दी प्लैनेट्स। देयर आर 8 प्लैनेट्स, पहले 9 होते थे। और डिस्टेंस की बात करें तो मरकरी सबसे पहले है, वीनस है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और इसे आप याद करने का सबसे आसान तरीका है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसमें जो पहला लेटर है उससे आप देख सकते हैं, माई में एम का मतलब हो गया मरकरी, वेरी में वी का मतलब हो गया वीनस। इसी प्रकार से सबका पहला लेटर का मतलब आपको दिया हुआ है। तो ये दिखाता है कि सन से दूरी के हिसाब से ये कौन सा प्लैनेट पहले पड़ता है, कौन सा बाद में पड़ता है। अब कुछ चीज़ें ये कहते हैं कि क्या आप जानते हैं, सोल इन द रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड मतलब कि सोलर मीन्स रिलेटेड टू सन। कोई चीज़ ऐसी जो सन से रिलेटेड हो उसे कहते हैं सोलर। द फैमिली ऑफ सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। जो सन की फैमिली उसे कहते हैं सोलर सिस्टम। एंड अब कुछ और भी बातों को देख लेते हैं इनके माध्यम से। ये कहते हैं कि मेनी वर्ड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज मे हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। जैसे कि ज्योग्राफी, जो एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, ज्योग्राफी इज़ अ इंग्लिश वर्ड, इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक, लेकिन इसका ओरिजिन क्या है, ग्रीक में है, विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रीक वर्ड्स जी मीनिंग अर्थ एंड ग्राफिया मीनिंग, ग्राफिया का मतलब राइटिंग, यानी कि अर्थ राइटिंग का मतलब होता है। तो इसे हम कहते हैं जी यानी कि जियो को जब जियोलॉजी कह देंगे तो ये हो जाएगा स्टडी ऑफ अर्थ। जियो को जब जियोमेट्री कह देंगे तो मेजरमेंट ऑफ अर्थ हो जाएगा। जियो को जब जियोइड कह देंगे तो रिसेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ अर्थ, यानी कि जो अर्थ का शेप है उसकी तरह दिखने वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं, जियोइड कहते हैं। तो ये चीज़ें हमने देख लिया। अब बात करते हैं एक और चीज़ों के बारे में। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं ह्यूमन्स हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट सी स्काई। रात में आकाश को घूरना जो इंसानों को बहुत ही क्या है, पसंद रहता था। दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड द एस्ट्रोनॉमर्स। तो एस्ट्रोनॉमर्स किसे कहते हैं, जो खगोलीय पिंडों की स्टडी करते हैं। आर्यभट्टा वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ द एनिशियंट इंडिया। आर्यभट्टा के बारे में सभी जानते हैं, हमारी जो पहली सैटेलाइट थी वो भी उन्हीं के नाम पे थी। He said that the moon and the planets shine due to reflected sunlight, and today astronomers all over the world are busy exploring the universe। उन्होंने कहा कि जो मून है और जो प्लानट है ये सन की लाइट की वजह से क्या होते हैं, शाइन करते हैं। जब सन की लाइट इन पर पड़ती है, ये रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें वो चीज़ दिखाई देती है। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ, और उस फिक्स्ड पाथ को क्या कहते हैं, हम ऑर्बिट कहते हैं। जैसे ये आपका सन हो गया और ये आपका हो गया अर्थ। ओके, तो अर्थ जो है ऐसे मान लीजिए घूम रहा है सन के चारों तरफ। तो ये जो इसका जो फिक्स्ड पाथ है ना, जो ये वाला जो हिस्सा है ये फिक्स्ड पाथ,
इसे ही कहते हैं हम ऑर्बिट। ओके, दीज पाथ्स आर elongated, these they are called orbit. Mercury is the nearest to the sun and it takes only 88 days to complete one round along its orbit. Venus is considered as the Earth's twin. इसे भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछ दिया जाए कि अर्थ की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, तो अर्थ की ट्विन जो है उसे कहते हैं वीनस को कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। क्योंकि जो वीनस का जो साइज़ है और जो वीनस का शेप है, जितनी ये बड़ी है वीनस और ये इसका जो आकार है, वो दोनों ही अर्थ के लगभग एक जैसा मिलता है, इसीलिए इसे अर्थ की जुड़वा बहन भी कहते हैं। यानी कि जो शुक्र है उसे हम अर्थ की जुड़वा बहन कहते हैं। टिल रिसेंटली 2006 तक की बात करते हैं, 2006 तक जो है प्लूटो क्या था, ये भी एक प्लैनेट के रूप में कंसिडर किया जाता था। बट इन अ मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो IAU है, उसकी मीटिंग में एक डिसीजन लिया गया कि प्लूटो जो है ये बाकी सेलेस्टियल बॉडी जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनकी तरह बिहेव नहीं करता है, इसलिए इसे एक डॉर्फ प्लैनेट के रूप में दर्जा दे दिया गया कि ये क्या है, एक डॉर्फ प्लैनेट है। ओके, एक बौना ग्रह इसे कह दिया गया। देन अब बात करते हैं अर्थ की। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ये हमें पता है क्योंकि मरकरी वीनस के बाद आता है अर्थ। माई वेरी एफिशिएंट। ओके, इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। इसे आपको याद रखना है कि अर्थ जो हमारा है ये 5वां सबसे बड़ा क्या है, प्लैनेट है। एंड इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट पोल्स, और जो ध्रुव हैं, जो पोल्स है ना, उस पर थोड़ा सा ना चपटा होगा, जैसे मान लीजिए ये कुछ ऐसा शेप बनेगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये चपटा है। ओके, और यहाँ पे थोड़ा चपटा रहेगा ये, तो ये जो पोल्स पे थोड़ा क्या फ्लैटन है, और दैट इज़ वाई इट्स शेप्स इज डिस्क्राइब्ड एज द जियोइड। इसीलिए इसके शेप्स, इसका जो शेप है उसे हम जियोइड कहते हैं। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, मतलब अर्थ की तरह दिखने वाला कोई भी पिंड, उसे हम कहेंगे जियोइड। तो ये हमने देख लिया जियोइड क्या होता है। अर्थ के बारे में हमने जान लिया कि ये थर्ड जो है नियरेस्ट सन है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, और ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। और जियोइड के बारे में भी हमने समझ लिया। अब एक चीज़ के बारे में और हम देख लेते हैं, लाइक ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं। तो ब्लू प्लैनेट, अर्थ को जानते हैं आप सभी की, अर्थ को ही ब्लू प्लैनेट कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं? देखिए, द कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। जो भी जीवन होने के लिए जो भी कंडीशंस चाहिए होती हैं, जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चाहिए होती हैं, वो जो क्या है, अर्थ पर ही हमें दिखाई देता है, क्योंकि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में केवल अर्थ पर ही हमें लाइफ दिखती है। द अर्थ इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ना तो अर्थ हमारा बहुत ही गर्म है और ना ही बहुत ठंडा है। इट हैज़ वाटर, एयर विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन होता है यहाँ पे। एंड बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज़ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ही केवल लाइफ क्या है, पॉसिबल है। फ्रॉम द आउटर स्पेस अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सर्फेस इज कवर्ड बाई वाटर। जब आप स्पेस में जाएंगे अर्थ को छोड़ करके, तो आप जब स्पेस से अर्थ को देखेंगे तो आपको अर्थ क्या दिखेगा, ब्लू दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो अर्थ का 2/3 पार्ट है ना, उस पर क्या है, वाटर है, ओशियंस है, तो उसकी वजह से ये हमें एक ब्लू प्लैनेट के तौर पे दिखता है। ओके, एक चीज़ आपको और यहाँ पे याद रख लेनी है, जो लाइट की स्पीड, उसके बारे में बात किया जा रहा है कि जो लाइट की स्पीड है वो क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि एक सेकंड में जो लाइट जो है वो 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। ओके, और ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड है। और इस स्पीड, इतना ज़्यादा स्पीड होने के बावजूद जो सन से जो लाइट होती है, जो अर्थ तक हमारे आती है, उसे आने में 8 मिनट का समय लग जाता है। तो 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में तय करता है लाइट, उसके बावजूद उसे 8 मिनट लगते हैं हमारे अर्थ तक आने में। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अर्थ की जो डिस्टेंस है सन से वो है 150 मिलियन किलोमीटर, और जो लाइट की जो स्पीड है वो है 3 लाख किलोमीटर। तो इसको आप इसके माध्यम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट का टाइम मिल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं मून के बारे में, कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। तो मून क्या है? मून हमारा एक सैटेलाइट है, और ये नेचुरल सैटेलाइट है। और इसमें एक बात और भी है कि ये एकमात्र सैटेलाइट है पृथ्वी का, इसके अलावा पृथ्वी के पास कोई और सैटेलाइट नहीं है। एंड इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। यानी कि अर्थ का जो डायमीटर है ना, उसका सिर्फ 1/4 वाला भाग है, केवल 1/4 है। एंड इट अपीयर्स सो बिग, लेकिन इसके बावजूद ये बड़ा हमें दिखता है। क्यों? क्योंकि हमारी नज़दीक है। हमारी
और जो मून की जो डिस्टेंस है वो केवल 3,84,400 किलोमीटर है, जबकि सन इससे कई गुना बड़ा है, लेकिन हमें छोटा दिखता है। क्यों? क्योंकि सन हमसे बहुत दूर है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। आप देख सकते हैं जो मून है, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। 27 डेज में जो मून हमारा है वो हमारे पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। एंड इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। और एक बात कि 27 डेज में एक चक्कर भी लगाता है और 27 डेज में ही अपने एक्सिस पे पूरा एक बार घूम जाता है। और इसी वजह से हमें जो है मून का सिर्फ एक ही पार्ट हमेशा दिखाई देता है, क्योंकि वो जितने टाइम में चंद्रमा के चारों तरफ घूमता है उतने ही टाइम में अपना एक चक्कर भी अपने एक्सिस पे पूरा कर लेता है। तो हमें पता ही नहीं चल पाता है कि चंद्रमा का दूसरा भाग कैसा दिखता है। सो ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू द अर्थ लाइक हमें दिखता है एक ही भाग उसका। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एटमॉस्फेयर वो गायब है। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स, डिप्रेशंस, ये सारी चीज़ें हैं जैसे कि अर्थ पे हैं, लेकिन यहाँ पे लाइफ नहीं होती है। और कुछ चीज़ें इसके बारे में जान लेते हैं। पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है। नील आर्मस्ट्रांग के बारे में आप सभी जानते हैं। ये पहले आदमी थे जिन्होंने क्या था, चंद्रमा पे पैर रखा था ऑन 21 जुलाई 1969। अपोलो 11 नाम था उस यान का जिसके माध्यम से ये लोग गए थे। तो 21 जुलाई 1969। दूसरा व्यक्ति कौन था उसके बारे में आप कमेंट में बताएं। ओके, अ सैटेलाइट इज द सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन। हमने बात की कि सैटेलाइट क्या करता है, वो एक प्लैनेट का चक्कर लगाता है और प्लैनेट क्या करता है, सन का चक्कर लगाता है। तो जिस प्रकार से एक प्लैनेट एक सन का चक्कर लगाता है या स्टार का चक्कर लगाता है, उसी प्रकार से एक सैटेलाइट जो है वो प्लैनेट का चक्कर लगाता है। दोनों में सिमिलरिटी रहती है, बस वो क्या है, डिफरेंस होता है कि वो उनका लगाते हैं, वो उनका लगाते हैं। सो एट सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन। ये तो बात हो गई सैटेलाइट की, जनरल में बात कर दिया हमने। लेकिन सैटेलाइट भी कई टाइप्स के होते हैं। एक मैंने बात करी आपसे कि एक नेचुरल सैटेलाइट होता है जैसे कि मून। तो मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन आजकल ह्यूमन इंसान भी सैटेलाइट बना रहे हैं। तो अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी। इट इज़ डिज़ाइंड बाय साइंटिस्ट टू गेदर इन्फॉर्मेशन। क्या करने के लिए? इन्फॉर्मेशन गेदर करने के लिए अबाउट द यूनिवर्स और फॉर द कम्युनिकेशन। आप देखते हैं ढेर सारे सैटेलाइट्स आपके स्काई में लगाए गए हैं। It is carried by a rocket and placed in the orbit around the sun. Some of the Indian satellites are in the space are INSAT and IRS, EduSats। ये कुछ सैटेलाइट्स हैं जो इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए हैं और इसके माध्यम से हम अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं और अपने वेदर फोरकास्टिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं और ढेर सारे जो एक्सप्लोरेशन है अर्थ के बारे में जो यूनिवर्स के बारे में छानबीन करना है, उसका भी काम हम सैटेलाइट के माध्यम से करते हैं। तो ये सैटेलाइट से क्या है, कुछ फ़ायदे हैं। ओके, पहले क्या होता है, पहले एक रॉकेट से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है अर्थ से, एंड देन रॉकेट जो है क्या होता है, पीछे निकल जाता है। जब ये एटमॉस्फेयर्स को क्रॉस करते हैं तो ये पीछे निकल जाते हैं। एंड देन ये जो सैटेलाइट आगे है, चूँकि इतना इसको थ्रस्ट दे रखा होता है कि ये आगे बढ़ता चला जाता है। ये आगे निकलते चले जाते हैं। एंड देन जो रॉकेट होता है वो क्या होता है, वो वापस धरती पे आ जाता है और ये सैटेलाइट आगे बढ़ता रहता है और जैसे ही अपनी पोजीशन पहुंचता है वहाँ पे ये क्या करता है, अपना चक्कर लगाना शुरू कर देता है। तो ये सब चीज़ें तो आपको पहले से पता ही होंगी। अब बात करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे हो गया एस्ट्रॉयड। हाँ, इसमें मैंने आपको कहा कि कुछ एडिशनल पॉइंट भी मैं आपको बताऊँगा जो कि इस वाले चैप्टर में नहीं दिए गए हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रॉयड क्या होते हैं। तो एस्ट्रॉयड देखिए वो होते हैं जो ये कुछ अलग से बॉडीज़ होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ हो, जैसे कि स्टार हो गया, प्लैनेट हो गया, सैटेलाइट हो गया। इनके अलावा देयर आर न्यूमरस टीनी बॉडीज़ विच आल्सो मूव अराउंड द सन। दीज आर कॉल्ड दी एस्ट्रॉयड। जो कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें एस्ट्रॉयड बोलते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं। और साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि जब बहुत पहले जब एक्सप्लोड हुआ था, जब एक विस्फोट हुआ था, उस विस्फोट के समय में जो ये छोटे छोटे पिंड ढेर सारे प्लैनेट के इधर उधर बिखर गए, तो वही पिंड जो हैं अब क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं मार्स और जुपिटर के बीच में। ये हो गया बात आपका एस्ट्रॉयड का। अब बात करते हैं मीटरॉयड क्या होता है। देखिए मीटरॉयड भी क्या होते हैं, ये स्मॉल पीसेज होते हैं। स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड द मीटरॉयड्स। अब मैंने आपसे बताया था कि मीटरॉयड के अलावा कुछ चीज़ें और होती हैं जिसे कहते हैं मीटियोर। मीटियोर होता है और एक होता है मीटियोराइट्स। इसमें क्या डिफरेंस, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? देखिए ये क्या है,
ये आपके स्काई में है। ओके, स्काई में ये छोटे छोटे पीसेज ऑफ रॉक्स हैं, डस्ट से भरे हुए हैं, ये होते हैं मीटरॉइड। जब ये क्या करते हैं, जब ये अर्थ के, मान लीजिए ये स्काई में है, स्पेस में है, और जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो इन्हें कहते हैं मीटियोर। जब ये एटमॉस्फेयर में आते हैं और जब ये एटमॉस्फेयर को सर्वाइव कर जाते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर में जल करके ख़त्म नहीं होते हैं, बल्कि इनका कुछ हिस्सा बचा रह जाता है, और ये अर्थ को क्या करते हैं, हिट करते हैं, अर्थ पे लड़ते हैं आकर के, तब इन्हें हम कहते हैं मीटियोराइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मीटियोराइट क्या होता है, ये होते हैं स्पेस में, लेकिन जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर मारते हैं तो ये इन्हें हम कहते हैं मीटियोर। जब ये एटमॉस्फेयर को सर्वाइव कर लेते हैं, जबकि कई बार ऐसा होता है कि सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, जल जाते हैं, बीच में ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर इन केस अगर ये सर्वाइव कर गए तो फिर जब ये अर्थ को हिट करते हैं तो इन्हें बोलते हैं मीटियोराइट। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो मीटियोराइट्स क्या होते हैं, मीटियोर क्या होता है, और मीटियोराइट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब बात करते हैं कि कुछ और चीज़ें, गैलेक्सी के बारे में समझ लेते हैं, यूनिवर्स के बारे में समझ लेते हैं, हालांकि चीज़ें आसान हैं। डू यू सी a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? जब आप रात में देखते हैं तो क्या आपको एकदम सफ़ेद सा दुधिया कलर का क्या आपको ऐसा कुछ आकृति दिखता है क्या, ये दिख रहा है? अगर दिखता है तो सुनिए फिर। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, ये ढेर सारे स्टार, लाखों स्टार्स का क्या है, एक समूह है, क्लस्टर है। एंड दिस बैंड इज नोन एज द मिल्की वे। क्या बोलते हैं इसे, मिल्की वे गैलेक्सी, इसे बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, एंड आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। तो हमारा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी का पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। एंड इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, इसे हमने एक ऐसी नदी के रूप में इमेजिन किया है जो स्काई में, जो आकाश में क्या कर रही है, बह रही है। और इसी वजह से इसका जो नाम हमने क्या रखा है अपनी तरफ, हमने रखा है आकाश गंगा। हमने अपने देश में इसे आकाश गंगा के रूप में जाना है। ओके, अ गैलेक्सी इज़ ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, इसमें ढेर सारे स्टार्स होते हैं। क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज, ढेर सारे डस्ट गैसेज होते हैं। एंड देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। तो अब हम बात करते हैं अलग तरीके से। देखिए, ये आपका हो गया, देखिए सैटेलाइट। सैटेलाइट्स, एक प्लैनेट के कई सारे सैटेलाइट्स हो सकते हैं। ओके, ये हो गया आपका प्लैनेट, और ढेर सारे प्लैनेट जो क्या हो सकते हैं, वो सन का चक्कर लगा सकते हैं। और ढेर सारे सोलर सिस्टम जो हैं, सन जो कि सोलर सिस्टम बनाता है, ये क्या कर सकते हैं, एक गैलेक्सी का चक्कर लगा सकते हैं। ओके, एक गैलेक्सी में हो सकते हैं, और ढेर सारी गैलेक्सियाँ जो हैं ये क्या हो सकती हैं, यूनिवर्स में हो सकती हैं। तो हम सबसे बड़ा क्या हो गया, यूनिवर्स हो गया, देन आफ्टर गैलेक्सी, देन एक सोलर सिस्टम, देन एक आपका प्लैनेट और सैटेलाइट, ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं। और इसमें ही ढेर सारे आपके एस्ट्रॉयड, मीटरॉयड, सब में आपको मिलते रहते हैं। तो यूनिवर्स क्या होगा, सबसे बड़ा हो गया, जो कि क्या करता है, ढेर सारी गैलेक्सीज को अपने अंदर रखता है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन दैट हाउ बिग द यूनिवर्स, क्योंकि अभी हम अपने सोलर सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। बाकी यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने की बात अभी बहुत बड़ी है। तो बहुत बड़ा यूनिवर्स है, इस कितना बड़ा है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। हमें पता है कि हम सभी इस यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमें इसके साइज के बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं है। तो गाइस, आज का हमने ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब एक चीज़ आपको बता दूं मैं आपसे कि हम एक और चैप्टर इस पर, एक और वीडियो से बनाएंगे जो कि इसके एक्सरसाइजेस से रिलेटेड होगा। हमारा जो ध्येय है वो ये है कि हम जब आपसे चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरी पार्ट, तो उसके बाद हम आपसे इसका जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है उसको भी डिस्कस करें। तो यानी कि अगला जो वीडियो होगा उसमें हम इस पर क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, ताकि दोबारा आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता महसूस ना हो। ओके, तो आई होप आपको ये सभी वीडियो पसंद आया होगा, एंड इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।